प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालयी नदियों के बाद हमारी क्लास कहाँ से चालू होगी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पहले तो प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी नदियों में आपको अंतर लिखने के लिए मैं शुरू में बोला था, याद आया? ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। इसी को क्या बोला जाता है? पेनिनसुला, पेनिनसुलियर इंडिया। तो इधर जो नदियां बहती हैं, नदियों को दो भागों में बांटा, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों को अपन तीन पार्ट में पढ़े। पहला सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा गंगा नदी अपवा। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आपको एक अंतर पूछा जाएगा मेंस में कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताइए, या हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। प्रायद्वीप बोलने का अर्थ क्या होता है? प्रायद्वीप, ये क्या है प्रायद्वीप? ये देखिए, इसके नीचे इधर पूरा ऐसे, ये पूरा क्या है? सी पार्ट है। क्या है? पूरा सी पार्ट है। इधर भी क्या है? पूरा सी पार्ट है। वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से और एक तरफ थल से घिरा हो, ऐसे को प्रायद्वीप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। जो तीन तरफ से किसे वाटर पार्ट से और एक तरफ से लैंड पार्ट से घिरा होता है, इसको बोला जाता है प्रायद्वीप। ठीक वैसे ही याद रखना, एक चीज होता है गल्फ। क्या होता है? गल्फ। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, ये सब पढ़ते हैं आप, तो देखना एक चीज आएगा। एक्चुअल में ऐसे है भारत का नक्शा। तो ये जो इलाका है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। क्या बोला जाता? इसको क्या बोलते हैं? तीन तरफ से भूभाग से और एक तरफ से जल से, तीन तरफ से लैंड पार्ट से और एक तरफ से जल से जो भूभाग घिरा होगा, इसको बोला जाता है क्या? खाड़ी या गल्फ। ऐसे इसको क्या बोला जाएगा? गल्फ, गल्फ या खाड़ी। याद रहेगा आप लोगों को? तो ध्यान देना है, प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर। अगर यही खाड़ी बहुत बड़े आकार में है, बहुत बड़ा है, तो इसके साथ लग जाएगा वर्ड बे। इसीलिए बोला जाता है बे ऑफ बंगाल। क्या बोला जाता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। हिंदी वाले तो खाड़ी बोलते रहे, लेकिन इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। लेकिन इसको क्या बोलोगे? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। इसके साथ बे वर्ड नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? गल्फ। इसके साथ क्या लगेगा? गल्फ। इसके साथ लगेगा बे वर्ड, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको बोला जाएगा खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। तो अब याद रखना, ये दो अंतर हो गया। मेन चीज मैं बोला आपको, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। पहला चीज याद रखना है, हिमालयी नदियों में साल भर पानी रहता है। हिमालयी नदियों में साल भर पानी रहता है। क्यों? इधर से मानसूनी हवाएं प्रवेश की, बरसात के दिनों में मानसूनी हवाओं से क्या पा रहे हैं? ये जल पा रहे हैं। बाकी समय बड़े बड़े हिमखंड हैं, ग्लेशियर। ये ग्लेशियर पिघल के क्या कर रहे हैं? नदी में जल दे रहे हैं। तो इसीलिए बोला मैं, ये हिमालय की नदियां या हिमालयी नदियां साल भर जल से भरी होती है, इनमें साल भर जल रहेगा। लेकिन नीचे का जो नीचे तरफ की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये मौसम विशेष में इसमें पानी रहेगा, उसके बाद इसमें पानी नहीं रहेगा। बातें स्पष्ट हो रही है? तो ये मौसमी नदियां होती है। क्या होती है? अगर प्राचीनता की बात करें कि कौन सी नदी ज्यादा प्राचीन है, ऊपर वाली नदी ज्यादा पुराना है कि नीचे वाला नदी ज्यादा पुराना है? क्यों? नीचे वाली नदी अगर पुरानी तो क्यों? हाँ,
तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ये प्राचीन भूखंड है अपने पास। ये इनका निर्माण अभी नया है, इसकी अपेक्षा बता चुका हूँ। ये 11,000 करोड़ वर्ष पुराना, ये 16,000 करोड़ वर्ष पुराना है। तो इनके अपेक्षा ये क्या है, पुराना है। इनकी अपेक्षा ये क्या है, पुराना है। तो याद रखना है इनमें अवसाद, डस्ट पार्टिकल बहुत कम, अपने साथ बहुत कम बहा कर लाएगी। और ये बड़े बड़े चट्टानों से गुजर रही है, बड़े बड़े हिमखंडों को ला रही है, पेड़ ला रहा है। कभी कभी उत्तराखंड में बस गिरता है, बस को बहा कर ले आ रहा है। अरे गिरता है ना भैया, हर साल गिर रहा है बस। उमोस उमोद गायब हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, गिरते साथ चटनी, वो भी आ रहा है बहते बहते। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये नदियाँ पुरानी हैं, ये नदियाँ नई हैं। इनमें साल भर पानी रहता है, इनमें मौसम विशेष में पानी होता है। ठीक है, एकमात्र नदी आएगा नीचे से कावेरी नदी, जो साल भर क्या रहेगा, उसमें पानी रहेगा। कारण बताऊंगा उसका भी। सिर्फ कावेरी नदी में साल भर पानी रहेगा, बाकी नदियां मौसम विशेष है। ठीक, अब अपन को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो प्रकार से बांटा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी कितने प्रकार से बांटा गया है, दो। पहला क्या है, नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां एक, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दो प्रकार कौन कौन सा हुआ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दो प्रकार के। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये गंगा नदी मैं कल बताया था आपको, ठीक। अब लाइन से याद रखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दूसरा पार्ट क्या है इसका, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है ना। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भाग, इसमें सबसे पहले ये दामोदर नदी, नदी का नाम दामोदर नदी। इसके बाद याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। इसके बाद एक याद रखना वैतरणी नदी, और चौथा याद रखना ब्राह्मणी नदी। चार नदियां, इनका एक पेयर जाएगा, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, और ये है तेरा ब्राह्मणी। चार नदियां। देखिए, दामोदर नदी मिल रही है गंगा की सहायक, एक नदी और बताया था मैं, क्या, हुगली नदी। हुगली नदी में दामोदर किस में जाकर मिलती है, गंगा की एक सहायक, गंगा का एक पार्ट कट के अलग होता है, जिसके किनारे आपका कलकत्ता शहर है। ये हुगली नदी याद आया, दामोदर जाके हुगली में मिलती है। दामोदर किस में मिलती है, हुगली में।
और ये जो स्वर्ण रेखा है वैतरणी है और ये ब्राह्मणी है, ये डायरेक्ट सीधा किस में गिरती? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन दामोदर डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, हुगली के द्वारा ही बंगाल खाड़ी में गिरता है। दामोदर नदी घाट, मैं आपको दामोदर नदी के बारे में कल बताया था, क्या इसे क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक कहलाता है। पहला बात तो बंगाल का शोक कहलाता है। छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। बहुउद्देशीय परियोजना पहली बार, स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में दामोदर नदी। कहां पर? दामोदर नदी पर। 1948 में अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी, याद रखना है नाम, अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर भारत में दामोदर नदी पर पहला बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित किया गया। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिसके मल्टीपर्पज उपयोग होते होंगे, तभी तो बहुउद्देशीय कहलाएगा। वहाँ से सिंचाई भी होगा, बिजली भी बनेगा, पीने का पानी भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मल्टीपर्पज यूज, तब क्या कहलाएगा? बहुउद्देशीय। इसके बाद याद रखना है, देखो अब मैं इन चारों को ही अलग से क्यों बता रहा हूँ। इसमें एक सवाल आएगा अच्छे एग्जाम में, बहुत जल्दी आएगा। इनमें से चारों में से कौन सी एक नदी झारखंड से नहीं निकलती? इन चारों में से कौन सी एक ठोक नदी झारखंड से नहीं निकलती? ये क्वेश्चन बहुत जल्दी परीक्षा में मिल जाएगा। वैतरणी नदी नहीं मिल, वैतरणी नदी का उद्गम होगा क्योंझर पहाड़ी से, उड़ीसा से। कहां से होता है? क्योंझर पहाड़ी, उड़ीसा से। तो ये सवाल आएगा बहुत जल्दी परीक्षाओं में, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम होता है रांची के पठार से। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से होता है? रांची के पठार से। प्रसिद्ध जमशेदपुर नामक शहर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। जमशेदपुर, टाटा नाम सुने हो ना? जमशेदपुर शहर किसके तट पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। इसके बाद वैतरणी नदी, नदी का नाम वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पहाड़ी, उड़ीसा से होगा। क्योंझर पहाड़ी, उड़ीसा से। क्योंझर क्यों फेमस है? कौन सा अयस्क मिलता है क्योंझर में? कोल। क्या मिलता है? कोल। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है क्योंझर, उड़ीसा का। तो ये वैतरणी नदी वहां से निकलती है। इसके बाद ये नदी याद रखना है आपको, क्या? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की दो सहायक नदियां याद रखना है। अब बता रहा हूं, देखिए, एक नदी का नाम है शंख नदी। एक नदी देखिए ऐसे है, ये ब्राह्मणी नदी। एक का नाम है शंख नदी, एक का नाम है शंख नदी, और दूसरे का नाम है कोयल। दूसरे का नाम क्या है? कोयल नदी। ये दोनों के दोनों नदी राउरकेला में, कहां पर? राउरकेला में आकर इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। अभी किस नाम से बहना चालू हो जाएगा? ब्राह्मणी के नाम से। तो याद रखना है शंख नदी और कोयल नदी राउरकेला, उड़ीसा में आकर किस नाम से बहना चालू हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी के नाम से। तो ऊपर ये बीच वाला वैतरणी नदी को छोड़कर, अच्छा, इसका भी उद्गम ये दोनों का छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार से। तो केवल ये वैतरणी नदी जिसका उद्गम झारखंड से नहीं होता। ये बहुत जल्दी सवाल दिखेगा आपको, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये याद रखना है दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी, ठीक। नदी का नाम महानदी। नदी का नाम महानदी। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा की पहाड़ियों से होता है, ठीक। धमतरी के सिहावा पहाड़ी से किसका उद्गम होगा? महानदी का। महानदी की टोटल लंबाई 858 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। कटक के पास ये डेल्टा का निर्माण करेगा।
महानदी कहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है? कटक के पास। कटक के पास डेल्टा बनाएगा। इस महानदी पर जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो बहुत सारा डैम बताऊंगा, लेकिन नेशनल लेवल पर अगर कोई फेमस नदी है तो हीराकुंड डैम। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड डैम कहां पर है? उड़ीसा में। ये हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है। भारत का छोड़ विश्व का सबसे लंबा डैम है। काय का कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम विश्व का सबसे लंबा डैम बोल रहा, लंबा। अगर इसका मुख्य पार्ट की बात करेंगे, मुख्य भाग मेन पार्ट, तो 4.8 किलोमीटर लंबा है। 4.8 किलोमीटर बोलने का मतलब 4800 मीटर लंबा है। और टोटल बोला जाएगा 26 किलोमीटर। टोटल कुछ अगर ये मुख्य भूभाग नहीं दिया है, टोटल ये 26 किलोमीटर भी मिलेगा। मतलब लंबाई चौड़ाई सबको नाप दिया, 26 किलोमीटर। दोनों इधर का भी और इधर को मेन को भी ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 26 किलोमीटर। नेट में सर्च करोगे दिख जाएगा आपको 26 किलोमीटर। यहां से पावर हाउस से आगे तक क्या है? डैम बना हुआ है, समझ रहा है? ये है तेरा क्या? हीराकुंड डैम। किस नदी पर बना है? महानदी पर। याद रहेगा? महानदी की 1-2 सहायक नदियां याद रखना, बड़ी बड़ी। शिवनाथ नदी की याद रख लो, एक तो किसको याद रख लो? हसदेव को याद रख लो, मांड को याद रख लो, बड़ी बड़ी 2-4 नदी। तुम लोग को तो महानदी के बारे में नहीं पता है जी, ठीक है ना? छत्तीसगढ़ की नदी है 2-4 को याद रख लो, बड़ा बड़ा को। शिवनाथ को याद रखना, हसदेव को याद रख लेना, ठीक है? यूपीएससी में पूछा है तेल और जोक किसकी सहायक नदी है? जोक बता चुका हूं, तेल नदी अपन पहुंचे नहीं है, तेल नदी भी इसकी सहायक है, ठीक है? हाँ। महानदी के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखिए, ये नासिक के पास से त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। त्रयंबकेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग, ठीक है? त्रयंबक की पहाड़ी, नासिक शहर इसके तट पर है। नासिक शहर इसके तट पर है। यही नासिक में ये त्रयंबकेश्वर, नासिक से 12-15-20 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? तो नासिक शहर इसके तट पर है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, ठीक है? लंबाई याद रखना है इसका 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लंबा है गोदावरी नदी। उद्गम कहां से हो रहा है? त्रयंबक की पहाड़ी से। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, सॉरी भारत वर्ड नहीं लगाओगे, यही बता रहा हूं, भारत वर्ड नहीं लगाओगे, दक्षिण की गंगा बोलना है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। भारत का एंडिंग पॉइंट में सबसे बड़ा नदी कावेरी नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? भारत, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, यही अंतर है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अंतर समझ में आया? भारत वर्ड लगेगा तो कावेरी एक साथ लगेगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। साथ में बोलना वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, इन नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की दूसरी लंबी नदी, उद्गम त्रयंबक की पहाड़ी से। ये महाराष्ट्र
तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का बॉर्डर बनाती है। ठीक, इस पर महाराष्ट्र में कौन सा परियोजना है? जायकवाड़ी परियोजना। कौन सा परियोजना? जायकवाड़ी परियोजना। एक, आंध्र प्रदेश में कौन सी परियोजना है? आए, इस पर नहीं है। ठीक है, एक तो पोलावरम परियोजना है, आंध्रा छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पर। ठीक, इसका एक सहायक है मंजीरा या माजरा नदी, उस पर है हुसैन सागर। ठीक, इसकी सहायक नदियां देखिए, पूर्णा एक सहायक नदी। ठीक है, ये है पेनगंगा। पेनगंगा, पेनगंगा सहायक है वर्धा की। पेनगंगा आकर किस में मिलेगा? वर्धा में। किस में आकर मिलेगा? वर्धा में। ये वर्धा मिलेगी आकर वेनगंगा में। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। ठीक है, इसके बाद एक ठोक आपको याद रखना है, अंतिम में ये अपना जल छोड़ेगा इसमें, इसका नाम है प्राणहिता। प्राणहिता, प्राणहिता नदी अंतिम रूप से जल को किस में छोड़ेगी? गोदावरी में। प्राणहिता नदी किस में छोड़ेगी अंतिम रूप से जल को? गोदावरी में। पेनगंगा वर्धा में, वर्धा वेनगंगा में, और वेनगंगा प्राणहिता में, और प्राणहिता गोदावरी में। एक सवाल पूछेगा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलकर किस नदी का निर्माण करते हैं? तो भी क्या आएगा? प्राणहिता नदी। किस नदी का? प्राणहिता। छोटे छोटे पुस्तकों में या किसी का भी पुस्तक पढ़ना या कोई भी पढ़ाएगा ना, ये पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा सबको इसका सहायक बता देगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पेनगंगा वर्धा की, वर्धा वेनगंगा की, और वेनगंगा प्राणहिता की सहायक नदी। और ये प्राणहिता लाके सब पानी को किस में छोड़ेगा? गोदावरी। ठीक है, इसी पर आंध्र प्रदेश में पोचमपाद, कौन सा डैम है? पोचमपाद डैम। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे चलो, ये सहायक नदियां बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ से आएगी इधर से इंद्रावती, नदी का नाम इंद्रावती। छत्तीसगढ़ से ही आएगा सबरी नदी। अरे भैया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा से निकलती है दोनों नदियां, लेकिन फ्लो कहां पर होती? उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद किस में मिल जाएगा? गोदावरी में। ये ऊपर तरफ से या बाएं तरफ से सहायक नदियां, नीचे से केवल एक ही ठो जानना है, एक ही ठो। इसी को कई लोग माजरा बोलते हैं, कई लोग मंजीरा बोलते हैं। मंजीरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर एक डैम है, डैम का नाम याद रखना है, हुसैन सागर डैम। डैम का नाम हुसैन सागर डैम। और आखिरी में गिरने से पहले ये क्या बना देगा? डेल्टा बनाकर किस में मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। याद रहेगा इतना? ये महाराष्ट्र से ही थोड़ा सा नीचे, ये दे थोड़ा सा नीचे कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इसको मिटा रहा हूं, मंजीरा को। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम
महाबलेश्वर चोटियों से, महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र, उसके बाद तेरा थोड़ा सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी लंबाई याद रखना है आपको 1400 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा। इस पर दो फेमस डैम है, कौन कौन सा? नागार्जुन और अलमाटी। नागार्जुन और अलमाटी। नागार्जुन कहाँ है? कर्नाटक में। नागार्जुन कहाँ है? कर्नाटक में। और अलमाटी कहाँ है? आंध्रा में। ठीक। अब इसकी कुछ खास बातें देखिए। पहला बात तो कृष्णा और गोदावरी दोनों का जो डेल्टा है एक साथ जुड़ा हुआ है। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है ये एक साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं केजे बेसिन, के कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्या बोला जाता है? केजी बेसिन। क्या बोला जाता है? केजी बेसिन। इस केजी बेसिन में रिलायंस का प्राइवेट सबसे बड़ा पेट्रोलियम है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधन कहां पर है? केजी बेसिन में। ठीक है, सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधन। अरे भाई, डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या कैसे बनता है? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। किससे बनता है? अवसादों से। और वो अवसाद में क्या है? जीवाश्म है। पेड़ है, उसी में जीव आ रहे हैं। तो ये साल दर साल दबते जा रहे हैं। तो इन्हीं से तो क्या बनता है? कोयला और पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जीवाश्म है ना ये सब। तो ये इसीलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। ये केजी बेसिन याद रखना है। कृष्णा गोदावरी का बेसिन है ये। ठीक। कोलेरू झील, फलान ढेकाने, वो बाद में बताऊंगा मैं, वो अभी इतना ही जानो। इसके बेसिन, इनका बेसिन क्या कहलाता है? केजी बेसिन। ये बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार है। ये प्राइवेट संस्थान रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोलियम भंडार है। यहाँ पर उत्खनन का काम कौन करता है? पेट्रोलियम का रिलायंस। ठीक। कृष्णा की सहायक नदियां, एक ऊपर से याद रखना भीमा, और एक नीचे से और थोड़ा सा ये याद रखना है आपको, मूसी। भीमा और मूसी ऊपर से, भीमा और मूसी ऊपर से। नीचे से याद रखना कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। नदी का नाम तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा ये दो धाराएं मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करेगी। मैं बता रहा हूं आपको कृष्णा की सहायक नदियां, ऊपर से भीमा और मूसी, नीचे से कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगा और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य याद आया? तुंगभद्रा नदी। हम्पी शहर याद आया? ओके। तो ये भीमा और ये मूसी, बस इनसे एक ही बात याद रखना है। ये जो मूसी है इसके तट पर हैदराबाद शहर है। मूसी नदी के तट पर क्या है? हैदराबाद शहर है। बाकी सब ये कोई काम का नहीं है। और ये तुंगा और भद्रा ये दो धाराएं मिलकर बनती तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के तट पर कौन सी नदी है? कौन सा जगह है? हम्पी। हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के। वहीं से चालू होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। ये याद रखना है किसके बारे में? कृष्णा। मिटाऊं सहायक नदियों को? मिटाना तो पड़ेगा।
ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी, एक क्वेश्चन आएगा देखना, कावेरी और कृष्णा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नाम याद रखना है, पेन्नार नदी। नदी का नाम पेन्नार नदी, मात्र नाम याद रखना है, पेन्नार नदी। नदी का नाम क्या है? पेन्नार नदी। इस पेन्नार की खासियत यह है कि ये कृष्णा और कावेरी के बीच से बहती है। कृष्णा और कावेरी के बीच से बहता है। ठीक है, ओके। कृष्णा नदी कावेरी नदी का उद्गम, बस इसके बारे में, इसका देखो उद्गम याद रखना बस, पेन्नार नदी का। और एक ठो याद रख लेना, ये कर्नाटक में कोलार का खान है ना, कोलार और हट्टी की खाने पढ़ाए हो ना कोलार में, वो तो कोलार के खान से निकलता है पेन्नार नदी। कहाँ से निकलता है? कोलार की खान से। और ये याद रखना है कौन सी नदी? कावेरी नदी। ये कौन सी नदी है? कावेरी। कर्नाटक के कहाँ से निकलेगा? कर्नाटक में कहाँ से निकलेगा? आए अरे भैया, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलेगा कर्नाटक से। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में एंट्री हो जाएगा। इस कावेरी नदी में एनी टाइम जल रहता है। एक लौती नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो हमेशा क्या रहता है? जलमग्न। जो हमेशा क्या रहता है? जलमग्न। अभी देखो इधर से आएगा पानी, इस समय तो ठीक है, पश्चिमी घाट में गिरा तो ये इसमें भी पानी बहना चालू हो गया। ये तो मानसून के समय इधर से लौटता हुआ मानसून पूरे भारत में एक ही जगह गिरता है। कहाँ पर? ये वाला बेल्ट। ये कौन सा तट हुआ? कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट, अगर इसको ऐसे मानते हो तो ये आपका मानसून ऐसे आएगा। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो आपका जो मानसूनी हवाएं हैं, जब भी बात होगा पहले इसको बोलोगे फिर इसको बोलोगे। उत्तर दक्षिण का जब मैं ये बताया हूँ तब भी बताया था, उत्तर दक्षिण को पहले बोलना है। तो ये डायरेक्शन को बोलना है तो क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। हवा मानसूनी हवाएं हैं ये। कौन सी हवाएं हैं? मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रवेश करेगा भारत में केरल के तट पर। ये दे तमिलनाडु, केरल के ऊपर ये कर्नाटक। तो ये इनसे पाया पहले पानी, उसके बाद लौटता हुआ मानसून इसका जस्ट ऐसे रहेगा। लौटता हुआ मानसून डायरेक्शन क्या हुआ? अब ये इधर से आ रहा, मतलब पहले बोलोगे नॉर्थ, फिर बोलोगे ईस्ट, उत्तर पूर्व। लौटता हुआ मानसून का डायरेक्शन, ये मानसून का डायरेक्शन, ये लौटते हुए मानसून का डायरेक्शन। ये लौटता हुआ मानसून भारत में, ये भारत में केवल ये वाले तट पर, इसी को मैं बताया हूं तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। इसी को क्या बोलते हैं तमिलनाडु में? कोरोमंडल तट पर आती है और पूर्वी घाट से इधर टकरा के यहीं पर बदाबद गर्मी के समय, ठंड के समय में पानी गिरना चालू। तुम लोग इधर कंबल ओढ़ के सूते, ये लोग पानी बटोर रहे हैं। ठंड के समय कहाँ पर बरसात होता है? तमिलनाडु में, यहीं पर। ठीक है, हाँ, तो फिर यहाँ पर और पानी आना चालू। तो इसीलिए इसका जल हमेशा भरा होता है। पूरे भारत की, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है कावेरी नदी। उद्गम महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी की चोटियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, कर्नाटक से। कर्नाटक के बाद कहाँ एंट्री करेगा? तमिलनाडु में। इसके पानी को लेकर कावेरी जल विवाद, बहुत सारे आयोग बनते हैं। विवाद किसके किसके बीच में है? कर्नाटक के बीच में है, तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक, तमिलनाडु ये तो रहेंगे ही, साथ में याद रखना है केरल, और उसके बाद ये पांडिचेरी। ये यहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पांडिचेरी। तो ये चारों में क्या रहता है? विवाद रहता है इसके जल के बंटवारे को लेकर।
इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ये इसके लिए है, भारत वर्ड इसमें लगेगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की सबसे पवित्र नदी है। इस पर तमिलनाडु में मैटूर डैम है। कौन सा डैम? मैटूर डैम। और कृष्णराज कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में इस पर कृष्णराज डैम है। कर्नाटक में कौन सा डैम है? कृष्णराज। और तमिलनाडु में मैटूर डैम। मैं डैम वाला सेक्शन अलग से लूँगा, एक बार और सुन लिए रहो, उस समय और सुनना, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद मात्र दो ठो छोटा छोटा नदी जानना है। ये है वैगाई नदी, वैगाई नदी, और ये है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी। दो ठो नदी और जानना, वैगाई और ताम्रपर्णी। इससे क्या सवाल आएगा परीक्षाओं में? देखिए, ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका, ये है पंबन द्वीप, यहाँ से लेके ये आदम का पुल, आदम का पुल, जिसको आप क्या किस नाम से जानते हो? राम सेतु। ये आदम का पुल, इसके इस पर ये वाला कहलाता है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। ये वाला कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। इसके ऊपर पाक जल संधि, ये वाला मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये पूछेगा वैगाई नदी कहाँ गिर रही है? पाक जल संधि में। और ये तेरा ताम्रपर्णी नदी कहाँ गिर रही है? मन्नार की खाड़ी। यही सवाल इनसे आएगा, इनको पूछना है तो यही पूछेगा। और दूसरा पूछ दिया तो ये याद रखना, वैगाई नदी के तट पर प्रसिद्ध मदुरई शहर है, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? वैगाई नदी के तट पर है। और ये नीचे याद रखना ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी गिर रही किस में है? मन्नार की खाड़ी में। एटलीस्ट ये सब के सब क्या है? गिरने कौन किस कहाँ गिर रही है? सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में। और इनको जब भी पूछेगा क्लासिफाइड करके पूछेगा। इन दोनों को पूछने का कारण ही यही सवाल पूछना है। ये है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दामोदर, स्वर्णरेखा, दामोदर, स्वर्णरेखा, इसके बाद वैतरणी नदी, उसके बाद ब्राह्मणी। इसमें से वैतरणी को छोड़ के ऊपर के तीनों झारखंड से निकल रहे हैं, जबकि वैतरणी नदी कहाँ से निकल रही है? कोयझर पहाड़ी उड़ीसा से। इसके बाद याद रखना है महानदी। बड़ी नदियों में क्या आ जाएगा? अब महानदी आएगी। महानदी लंबाई 858 किलोमीटर। महानदी पर एक प्रसिद्ध बांध याद रखना, हीराकुंड बांध। और कटक के पास इस पर क्या बनता है? डेल्टा बनता है। कटक के पास क्या बनता है? डेल्टा बनता है। इसके बाद याद रखना है कौन सा? गोदावरी नदी को। सीधा बड़ा नदी में क्या आ जाएगा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। नीचे से याद रखना है कौन सी नदी? एक तो मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा। इस पर हुसैन सागर डैम है। याद रखना है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये मंजीरा नदी। ठीक है, इस पर जायकवाड़ी परियोजना है, पोचमपाट परियोजना है, पोलावरम परियोजना है। ठीक है, ये सारी उसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा याद रखना है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, अच्छा, इसका उद्गम हो रहा था किसका? ब्रह्मगिरी। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा था? त्रयंबक की पहाड़ी से। जबकि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? महाबलेश्वर से। ये है गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी, और ये है कावेरी नदी। बड़ी नदियों में तो इसका
उद्गम हो रहा है महाबलेश्वर से, इसका त्रयंबक की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी में भीमा, मूसी, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा की सहायक, ये तुंगभद्रा एक साथ बोलना, तुंगभद्रा इसकी सहायक है। ठीक है, याद रहेगा। इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कावेरी और कृष्णा के बीच में कौन सी नदी बहती है? याद रखना है क्या? पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। और इसके बाद याद रखना है उसके नीचे कावेरी, कावेरी के नीचे दो छोटी छोटी नदियां वैगाई और ताम्रपर्णी नदी, और वैगाई के तट पर प्रसिद्ध मदुरई शहर है, और ये ताम्रपर्णी नदी। ये हुआ तेरा क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अब बात हो गई है एस्चुरी और डेल्टा का, तो देखिए क्या होता है। अगर इसको आप लैंड पार्ट मानते हैं, लैंड पार्ट, इधर आपका मुख्य भूभाग है, ये क्या है? लैंड पार्ट, मुख्य भूभाग है। और ये इस पार मान लिए समुद्र है, ये समुद्र है। दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, एस्चुरी का भी बात कर रहा हूं और आपके लिए डेल्टा का भी बात करता हूं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, कल बात हो चुकी है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, नाम क्यों पड़ा सुंदरवन? वहां पर सुंदरी नामक पेड़ों की क्या है? अधिकता है। ये एक नदी आ रही है, कोई भी, ये एक नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, लैंड पार्ट है, ये मुख्य भूभाग है, ये एक नदी बहती हुई आ रही है। ये अपने साथ क्या लाएगी? हमेशा अवसाद, चट्टान को बढ़ाकर लाएगी, पेड़ वेड़ सारे चीज बढ़ाकर लाएगी। अब वो क्या करती है, जैसे ये समुद्र तल को पाने वाली रहती है, तो ये नदियों का जो बहाव है बहुत धीरे हो जाता है। ये जो अब इसके साथ जो आ रहा है, ये यहां पर जमा होना चालू होता है। ये ऐसे ये जमा होना चालू हुआ, और इसी को ये नदियाँ जमा हो गया। अब जगह नहीं मिल रहा, कभी ऐसे काटेगा, कभी यहाँ से थोड़ा सा निकलेगा, कभी यहाँ से निकलेगा, कभी यहाँ से निकलेगा, कभी यहाँ से निकलेगा, ऐसा एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेता है। कैसा आकृति बना लेता है? त्रिभुजाकार। ये कहलाता है डेल्टा। ये क्या कहलाता है? डेल्टा। डेल्टा हमेशा, देखो अब व्यापम वाला क्या सवाल पूछा था, डेल्टा हमेशा बनता है समुद्र में, एक नया लैंड का निर्माण करेगा। डेल्टा हमेशा कहाँ बनता है? समुद्र में। डेल्टा हमेशा कहाँ बनता है? समुद्र में बनता है, एक नए भूभाग का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये एक त्रिभुज आकार का निर्माण करेगा। इसको जगह जगह से नदियाँ काट काट कर समुद्र में मिलना चाहेगी, ये बाहर में ऐसे पड़े रहेगा। ठीक, इसी अगर इसको मैं सुंदरवन का डेल्टा बोलता हूं, मान लो ये काहे का डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। इस सुंदरवन का अब कभी कभी क्या होगा? ज्वार भाट आएगा, ज्वार भाट आएगा तो समुद्र का पानी इस पर चढ़ेगा। तो इस सुंदरवन के डेल्टा में हमेशा जो भी वनस्पति है वो जल में डूबा रहता है। एनी टाइम किस में डूबा रहता है? जल में। ऐसे ही वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब जो खारे पानी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खारे पानियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वनस्पतियों की अधिकता कहां पर है भारत में? सबसे ज्यादा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम। दूसरा बात करेंगे इस मैंग्रोव, अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं तो दूसरा नंबर पे आएगा गुजरात। क्या आएगा? गुजरात पर। और तीसरे नंबर पर आपको जाना है आंध्र प्रदेश, मैंग्रोव वनस्पति के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। ये हुआ डेल्टा। अगर जस्ट अपोजिट बात करूं मैं किसकी? एस्चुरी की। ऐसे ही कोई नदी है बहते आ रही है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण। एस्चुरी क्या होता है? ये देखिए, ये नदी बह के आया, ये डायरेक्ट पानी किस में गिराएगा? समुद्र में। इधर क्या है? समुद्र। इधर क्या है? समुद्र। ये पानी को सीधा कहां गिराया? एक जगह यहां पर गिराना चालू किया। जिस जगह पर गिराया
उस जगह एकदम गहरा गड्ढा होते जाएगा। गहरा क्या बनाते जाएगा? गड्ढा। गड्ढा का निर्माण, गड्ढा बनाएगी एस्चुरी। अब जब ज्वार आया, ये पानी इधर एक साथ फेंकाया, इसका जो मुहाना है, ये मुहाना है, ये गड्ढा किया, ये मुहाना ऐसे चौड़ा हो जाएगा। ये मुहाना क्या हुआ? चौड़ा हुआ। मुहाना चौड़ा हुआ तो ये पूरा क्या कहलाएगा? इतना पार्ट एस्चुरी कहलाएगा। तो एस्चुरी बनता है कहाँ बनता है? लैंड पार्ट में। कहाँ बनता है? लैंड पार्ट में। डेल्टा बनता है वाटर पार्ट में। डेल्टा हमेशा समुद्र में बनेगा, एस्चुरी हमेशा कहाँ बनेगा? मुख्य भूभाग में। कहाँ बनेगा? मुख्य भूभाग में। यही सवाल बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए, ये होता है एस्चुरी और डेल्टा में अंतर। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कल अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बाद कौन कौन सा डैम है, इसको कल ख़त्म कर देंगे अपन। ठीक है, वैसे भी डैम मैं 90% डैम गिना दिया हूँ, कुछ कुछ छोटा छोटा बचा होगा, उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।